हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्यवान सर गंगा जमुनी की पवित्र सरजमी वीरों की धरती गाजीपुर से आप सभी साथियों का जोरदार स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा के विकास क्रम का। पिछले लेक्चर में हम लिपियों का अध्ययन किए। इस लेक्चर में हम हिंदी भाषा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा के विकास क्रम का, कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी का जन्म कैसे हुआ। सारी चीज़ों का एकदम विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, एकदम पोस्टमार्टम करके। यह जो हमारी हिंदी भाषा है यह कैसे आई, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। विश्व के सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को कहा जाता है, यानी कि विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, यूनानी भाषा हो, सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से ही माना जाता है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यह जो संस्कृत है भारत में बोली जाती है, भारत के साथ साथ भारत के बाहर देशों में भी बोली जाती है, जर्मनी में भी बोली जाती है। संस्कृत के कई यूनिवर्सिटियां जर्मनी में हैं। इसी के साथ ही साथ अंतरिक्ष यात्रियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो संस्कृत भाषा में दी जाती है। जब वो अंतरिक्ष यान के माध्यम से पलायन करते हैं तो उनको जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो संस्कृत भाषा में ही भेजे जाते हैं। तो ये संस्कृत हमारी एक व्यवस्थित वैज्ञानिक क्रमबद्ध भाषा है, सुस्पष्ट भाषा है। जैसे अगर अंग्रेजी के शब्दों को इधर उधर क्रम करके लिख दें तो एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव बन जाता है। संस्कृत को लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम गच्छामि विद्यालयम, विद्यालयम गच्छामि अहम, किसी प्रकार से बोल लें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यह जो संस्कृत है यह हमारे भारत की मूल भाषा है क्या? नहीं, संस्कृत भारत की मूल भाषा नहीं है। यह भारत में आर्यों के द्वारा लाई गई। आर्य जो थे मध्य एशिया के निवासी थे। यह भारत में 1500 ईसा पूर्व में प्रवेश करें और 1500 ईसा पूर्व में जैसे ही भारत में आए संस्कृत भाषा का विकास किया इन्होंने, और संस्कृत को तोड़ तोड़ करके नए नए भाषा का निर्माण किया गया। तो अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं बनी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारा जो लेक्चर होगा यह होगा हिंदी भाषा का विकास क्रम। कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें स्पष्ट आसानी समझ में आ जाएं। हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले हम आर्यों की बात कर लेते हैं। आर्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ होगा उत्तम, या इसी को हम श्रेष्ठ कह सकते हैं, या इसी को हम कुलीन कह सकते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक प्रश्न पूछा जाता है, जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसे कुलीन कहा जाता है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। इसके बाद ये जो आर्य थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और यह बताने वाले व्यक्ति हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ये मध्य एशिया के निवासी थे और एक युद्ध कला में काफी, युद्ध कला इनके लिए काफी एकदम आसान थी। युद्ध कला से यह एक बिल्कुल परिचित थे और यह छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे परिवार में, छोटे छोटे दल में घूमने के लिए निकलते हैं। इनका एक परिवार पूर्व की ओर जाता है और एक परिवार पश्चिम की ओर जाता है।
जो परिवार पश्चिम की ओर जाता है वह वेस्टर्न लैंग्वेज का विकास करता है। वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश। आप सुने होंगे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लैंग्वेज। वेस्टर्न लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश, फ्रेंच इत्यादि जो भाषाएं आपकी। इसके बाद जो परिवार आर्यों का पूर्व की तरफ गया, यह संस्कृत भाषा का विकास किया। तो हम अध्ययन करेंगे पूर्वी शाखा का। तो यह जो पूर्वी शाखा थी आर्यों की, ये मध्य एशिया से निकल करके यूरोप पहुंचे। यूरोप होते हुए ये ईरान पहुंचे, फिर ईरान के रास्ते भारत आए। जब ये भारत आए तो उस समय काल जो था 1500 ईसा पूर्व था। 1500 ईसा पूर्व, यानी कि आर्य 1500 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किए। इसके बाद जैसे ही ये भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में संस्कृत भाषा का विकास होता है। भारत में संस्कृत भाषा का विकास होता है। यहां से आपके कई प्रश्न बन जाएंगे। आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तम, श्रेष्ठ या कुलीन। किसने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे? तो मैक्स मूलर ने बताया। किसने बताया सर? तो मैक्स मूलर ने। ये मैक्स मूलर साहब ऋग्वेद जो हमारा संस्कृत का पहला ग्रंथ है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं। इसके बाद मध्य एशिया से निकल करके आर्य यूरोप होते हुए ईरान के रास्ते भारत में आए और भारत में आकर के संस्कृत भाषा का विकास किए, और यह समय काल था 1500 ईसा पूर्व। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यदि इसको आप समझ गए होंगे तो आगे चलते हैं। इधर की चीजें मिटाते हैं थोड़ा सा। संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो संस्कृत है, संस्कृत का भाषा परिवार भारोपी परिवार कहलाता है। संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी का तात्पर्य क्या है समझिएगा। आर्यों का जो परिवार यूरोप होते हुए भारत आया, उस परिवार को भारोपी परिवार कहा जाता है। यानी कि जब भारत में आए तो ये संस्कृत का विकास किए, और इनके परिवार को हम क्या कहते हैं? भारोपी परिवार कहते हैं। भारोपी का मतलब भारत और यूरोपीय परिवार। तो संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा है। थोड़ा सा हम भाषा परिवार की बात कर लेते हैं। भाषा परिवार क्या होते हैं? तो जैसे परिवार, हर एक व्यक्ति का अपना एक परिवार होता है जिसके कोई ना कोई मुखिया होते हैं। जैसे दादाजी हो गए, दादाजी से हमारे पिताजी, पिताजी से हमारी, फिर इसके बाद हमारी संतानें उत्पन्न होती जाएंगी, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। उसी तरह से एक मूल भाषा होती है, और उस मूल भाषा के द्वारा अनेक भाषाओं का विकास होता है, और उसके आधार पर उस भाषा का परिवार एक घोषित कर दिया जाता है। तो हम थोड़ा सा तो आइए हम चर्चा करते हैं कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, विश्व में कुल कितने भाषा परिवार हैं। तो विश्व में अगर देखा जाए, विश्व में भाषा परिवार, तो विश्व में कुल भाषा परिवार की संख्या है 12। विश्व में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं हैं। प्रारंभ में विश्व में लगभग 6000 भाषाएं थी, 6000 से अधिक, मोर देन 6000 भाषाएं थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ विशेष भाषाओं का प्रभाव अधिक होने के कारण छोटी छोटी जो छोटे स्तर पर भाषाएं बोली जाती थी वो समाप्त होती गई, और वर्तमान में कुल लगभग 3000 भाषाएं हैं। और उन 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। यानी कि विश्व में कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो विश्व में कुल 12 भाषा परिवार हैं। लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण के एक व्याकरण हैं जिनका नाम है भोलानाथ तिवारी, बाबा भोलानाथ तिवारी।
भोलानाथ तिवारी, इनके अनुसार भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार ही नहीं, कुल 13 भाषा परिवार हैं। अर्थात अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व में कुल कितने भाषा परिवार, तो बताएंगे 12। भोलानाथ तिवारी के अनुसार कुल कितने भाषा परिवार, तो 13। अगर ऑप्शन में 12 13 दोनों दिया हो और पूछा गया हो भारत विश्व में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो विश्व में कुल 12 भाषा परिवार हैं। नाम अगर लेकर के पूछा जाएगा भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितने भाषा परिवार हैं, तो बताएंगे 13 भाषा परिवार हैं। इन 12 भाषा परिवारों की चर्चा करेंगे हम। तो अगर चर्चा किया जाए 12 भाषा परिवार में से, तो 12 में से 4 भाषा परिवार भारत में ही स्थित हैं। यानी कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, भारत में भाषा परिवार, भारत में भाषा परिवार, तो भारत में भाषा परिवार की संख्या है 4। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतः डायरेक्ट भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा सबसे अधिक किस भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है, सबसे कम किस भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है, तो परसेंटेज के आधार पर थोड़ा सा देख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला है भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार या भारोपी परिवार कर लेते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है और इस भाषा परिवार का प्रयोग भारत में 73% लोग करते हैं। इसके बाद दूसरा जो भाषा परिवार है वह है द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार कह सकते हैं। द्रविड़ परिवार, द्रविड़ परिवार की भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या है 25%। इसके बाद तीसरा नंबर पर आएगा आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाओं को प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या है 1.3%। इसके बाद जो चौथा भाषा परिवार, भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार, जिसका नाम है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार को प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या 0.7%। भारत विश्व में कुल कितने भाषा परिवार, ध्यान दीजिएगा, विश्व में कुल कितने भाषा परिवार, तो 12। भारत में कितने भाषा परिवार, 4। कौन कौन से, भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार तो भारोपी परिवार, जिसको भारत में 73% लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा परिवार द्रविड़ परिवार, जिसमें भारत के 25% लोग प्रयोग करते हैं इसका। सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा भाषा परिवार चीनी तिब्बती भाषा परिवार, यानी कि भारत में सबसे कम किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। यहां से आपकी चीजें स्पष्ट होंगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। यह भाषा परिवार की कहानी रही सामान्य रूप में थोड़ा सा संक्षिप्त, और आज हम ठान लिए हैं कि आज यह वीडियो बना करके ही रहेंगे। थोड़ी सी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, आप टाइम देख सकते हैं कि कितना बज रहा है। इस समय हो रहा है आपका 1:02 रात के, लेकिन मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तो ठान करके चलते हैं कि आज इस लेक्चर को पूरा करना है। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग प्रदान कीजिए, शेयर बटन को क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो हम आगे चलते हैं सर। भारोपी परिवार की भाषाओं में अगर देखा जाए तो जो संस्कृत भाषा है हमारी, यह भारत में आर्यों के द्वारा लाई गई। तो क्या इसको हम भारतीय आर्य भाषा कह सकते हैं ना? भारत में आर्यों के द्वारा लाई गई तो संस्कृत को भारतीय आर्य भाषा कहा जा सकता है। और भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा जाता है।
नोट करेंगे आप भारतीय आर्य भाषाएं। वे कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसका विकास भारत में आर्यों ने किया? तो ध्यान देंगे, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग होगा आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा होगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यानी भारत में कितनी आर्य भाषाएं हैं? तो 3 प्रकार की, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका समय काल है 1500 बीसी से 500 बीसी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल है, यह 500 बीसी से समाप्त होगा, तो यह 500 बीसी से प्रारंभ होगा। 500 बीसी से 1000 एडी। इसके बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इसका समय काल है 1000 एडी से अब तक 9। ये अब तक डायरेक्ट हिंदी में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब ध्यान देंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल 1500 बीसी। बीसी का मतलब होगा ईसा पूर्व। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बीसी का मतलब होगा ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है हिंदी में ईसवी सन, ईसवी। 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया, मुख्य रूप से संस्कृत का ही प्रयोग किया गया, और संस्कृत के 2 शाखाएं बनी, जिसमें एक शाखा बनी वैदिक संस्कृत और दूसरी शाखा बनी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब भारत में संस्कृत आई तो क्या भारत के लोग तुरंत संस्कृत को बोलने लगे, संस्कृत को समझने लगे? ऐसा नहीं था। संस्कृत एक जटिल क्लिष्ट भाषा है, इसको बोलना समझना थोड़ा सा कठिन है, प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसके शब्द जटिल हैं, बड़े बड़े शब्द हैं। तो जब भारत में संस्कृत आई तो भारत के लोग ना तो संस्कृत को बोल पाते थे, ना ही संस्कृत को समझ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत को तोड़ करके छोटे छोटे रूपों में संस्कृत का प्रयोग करने लगे। जो प्रारंभिक संस्कृत थी उसमें वेदों की रचना की गई, इसका हम अध्ययन करेंगे जब संस्कृत पढ़ेंगे वहां पे। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए। इसके बाद लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि रचनाएं लिखी गई। श्रीमद् भगवद गीता लौकिक संस्कृत में लिखा गया। तो इसका हम अगले एपिसोड में अध्ययन करेंगे पूरा विस्तृत। इसके बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा जाता है, और इसको 3 भागों में बांट करके कौन कौन से 3 भाग बनाए जाते हैं? तो इसके 3 भाग बनाए जाते हैं। प्रथम प्राकृत काल, या इसी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को प्राकृत काल भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे, इसी क्या कहते हैं? प्राकृत काल। और इसका समय काल है 500 बीसी से 1000 एडी। और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम प्राकृत काल, प्रथम प्राकृत काल, प्रा से समझ लीजिएगा कि प्राकृत और काल। इसके बाद दूसरा द्वितीय प्राकृत काल,
द्वितीय प्राकृत काल, इसके बाद तृतीय प्राकृत काल। ये 3 भागों में इसको बांटा गया। तृतीय प्राकृत काल, प्रथम प्राकृत काल का जो समय काल रहा 500 BC से 1 AD, 1 AD। द्वितीय प्राकृत काल का जो समय काल रहा 1 AD से 500 AD, और तृतीय प्राकृत काल का जो समय काल रहा 500 AD से 1000 AD, 1000 AD। प्रथम प्राकृत काल में जिस भाषा का प्रयोग हुआ उसका नाम है अपभ्रंश, अपभ्रंश। द्वितीय प्राकृत काल में शुद्ध प्राकृत यानी कि प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। तृतीय प्राकृत काल में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ। उल्टा हो गया, क्या बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर अपभ्रंश नहीं होगी सर, सॉरी, यहां पर आपकी होगी पाली। प्रथम प्राकृत काल में पाली भाषा का प्रयोग हुआ, द्वितीय प्राकृत काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ, तृतीय प्राकृत काल में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ। इसके बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय काल 1000 ईस्वी से अब तक का है, और इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। यहां से कई प्रश्न बनेंगे आपके। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा या प्राकृत काल, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल कब से कब तक है? तो 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसमें कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोली गई? तो इसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कितनी भाषाएं बोली गई? तो 3 भाषाएं, जिनमें प्रथम प्राकृत काल के अंतर्गत पाली, द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत प्राकृत, तृतीय प्राकृतिक काल के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया। यहां से आपका प्रश्न बनता है, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहते हैं? तो प्रथम प्राकृत पाली भाषा को कहते हैं। द्वितीय प्राकृत किस भाषा को कहते हैं? तो प्राकृत को ही द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। तृतीय प्राकृत किस भाषा को कहते हैं? तो अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। या प्राकृत की प्रथम अवस्था किस भाषा को कहते हैं? तो प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली को कहा जाता है। प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृत को कहा जाता है। प्राकृत की तृतीय अवस्था अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी चीजें आपकी रही भारतीय आर्य भाषाओं से। इसके बाद हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे कि वैदिक संस्कृत क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रंथ, कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, लौकिक संस्कृत में प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी, इन सभी के विशेषताओं का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपसे।